नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। और इस समय अभी जो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, इसमें आप लोग ऑनलाइन तैयारी का बहुत मज़ा ले रहे होंगे। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से प्रश्न प्रत्येक एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलते ही हैं। तो इसलिए इसको एक बार बहुत बढ़िया से बारीकी से एक एक बिंदु को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से क्रम वाइज सजाया गया है। इसको एक बार ध्यान से देख लेना। इसको एक बार देखने के बाद अगर यदि ज़रूरत हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यानी तो इसको दोबारा से भी दे सकते हैं। ये पूर्ण रूप से इस वीडियो को देखते ही देखते आप लोगों को उम्मीद है कि याद हो जाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज राष्ट्रीय चिन्ह के क्रम में हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक को पढ़ेंगे, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय गान के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय गीत के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय कैलेंडर हैं, राष्ट्रीय पशु पक्षी हैं, इसके बारे में भी हम लोग इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है। देखिए, किसी भी राष्ट्र की जो अपनी एक पहचान होती है, जिसको कि चिन्ह के रूप में भी कभी कभी उजागर किया जाता है, यानी प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक गरिमा होती है, उसको निरूपित करने की जिस प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग राष्ट्रीय चिन्ह बोलते हैं। और राष्ट्रीय चिन्ह के क्रम में हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, सारनाथ में एक अशोक स्तंभ है, उसके शीर्ष भाग की जो अनुकृति है उसमें 4 सिंह बने हुए। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कितने सिंह हैं, तो 4 सिंह हैं और 4 में से किसी एक तरफ से देखने के बाद 3 ही सिंह दिखाई पड़ते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सारनाथ में स्थित है अशोक स्तंभ, उसके शीर्ष भाग की अनुकृति को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। और उसके नीचे में, यानी अशोक स्तंभ के नीचे में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। कभी कभी ये भी पूछा जाता है वहाँ क्या लिखा हुआ है, तो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया। तो प्रश्न जो यहाँ से बनता है वो ये बनता है कि सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि ये किस भाषा में है, किस लिपि में है, तो ये देवनागरी लिपि में है। यहाँ से ये भी हम लोगों को याद रखना है कि सत्यमेव जयते जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ये किस लिपि में है, तो ये देवनागरी लिपि में। यहाँ से इतना हम लोगों को याद रखना है। इसके बाद जो होता है, कुछ भारतीय प्रशासनिक इकाई के अधिकारियों के लिए कुछ विशेष रंगों का उपयोग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में किया जाता है, जिसको यहाँ पर बताया गया। पहला है नीला। नीला रंग जो है वो मंत्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी मंत्री लोग जो हैं वो नीले रंग का प्रयोग करते हैं। कभी कभी देखते होंगे कि ये गाड़ी में जो होती है, तो इस तरह से नीला रंग हम लोग कह सकते हैं मंत्री के लिए होता है। और लाल रंग जो होता है वो राज्यसभा के अधिकारियों के लिए होता है। तो याद रखना है कि लाल रंग का प्रयोग राज्यसभा के अधिकारियों के लिए होता है, और हरा रंग जो है इसका प्रयोग लोकसभा के अधिकारियों के लिए होता है। तो प्रश्न हम लोगों को याद रखना है कि सारनाथ में अशोक स्तंभ है, जिसमें कि 4 सिंह है ऊपर में, और किसी भी तरफ से देखने पर 3 ही सिंह दिखाई पड़ते हैं। और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, और यह सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। इसको भी ध्यान में रखना है। साथ में कुछ विशेष रंगों का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, जिसमें कि नीला रंग मंत्री के लिए किया जाता है, लाल रंग जो है राज्यसभा के अधिकारी के लिए किया जाता है, और हरा रंग लोकसभा के अधिकारी या उनके सदस्यों के लिए किया जाता है। इसके बाद है कि प्रश्न ये बन जाता है कि ये जो सत्यमेव जयते है यानी राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया। सारनाथ में स्थित जो अशोक स्तंभ उसको कब अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। तो कभी कभी ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि राष्ट्रीय प्रतीक को, यानी राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति को, यानी सिंह वाले भाग को कब अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। इसे भी हम लोगों को याद रख लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक को बढ़िया से हम लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। राष्ट्रीय ध्वज, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है। तो इस तरह से याद रखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज क्या है,
तिरंगा है और ये तिरंगा जो है वो 3 रंगों से बनी होती है। जो बेसिक जानकारी तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि ऊपर केसरिया होती है, बीच में सफ़ेद और नीचे जो हरे रंग की पट्टी होती है, तो तिरंगा होता है। और सबसे पहले इसकी अभिकल्पना, प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा, इसकी अभिकल्पना सबसे पहले किसने की थी? तो अभिकल्पना जो है वो पिंगली वेंकैया नाम का कोई एक व्यक्ति थे, उसको याद रखना है, पिंगली वेंकैया। तो पिंगली वेंकैया ने ही सबसे पहले तिरंगा के बारे में अभिकल्पना किए थे। तो इस तरह से इसको भी आप याद रख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि तिरंगा के बीच में चक्र होता है। इस चक्र के बारे में, यानी चक्र जो लाया गया सबसे पहले जब डिजाइन किया गया तो उस समय चक्र नहीं था, और चक्र जो लाया गया वो भीमराव अंबेडकर ने ही चक्र के बारे में वहाँ पर सुझाव दिया था। और चक्र में 24 आड़े होते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि चक्र का रंग कैसा होता है? नीला रंग होता है, और इसमें आड़े की संख्या यानी तीलियों की संख्या कितनी होती है? तो 24। तो याद रखेंगे कि 24 तीली होते हैं इसमें, यानी 24 आड़े या तीलियों की संख्या जो होती है वो 24 होती है। इसको भी याद रखेंगे। और भीमराव अंबेडकर ने चक्र के बारे में सबसे पहले सुझाव दिया था। तो और जो विशेष बात है वो ये है कि राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उसके लंबाई चौड़ाई का क्या अनुपात है? उसके लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2, यानी लंबाई 3 तो चौड़ाई 2 के अनुपात में होगा। कभी कभी एग्जाम में क्या कर लिया था, उल्टा क्वेश्चन पूछ लेता है, चौड़ाई लंबाई करेगा तो 2:3 हो जाएगा। तो इसको हम लोगों को याद रखना है। इसके अलावा है राष्ट्रीय ध्वज के बारे में और जानकारी। हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो क्या याद रखेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को सबसे पहले अपनाया गया था। और ध्वज संहिता, यहाँ से तो प्रश्न बनता है, ये सारे जो फैक्ट दिया गया है यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से देखने के लिए मिलता है। तो ध्वज संहिता 2002, इस पर सवाल ये बनता है कि निजी संस्था या संस्थान को ध्वज फहराने का अधिकार किस ध्वज संहिता के आधार पर मिला? तो निजी संस्था या संस्थान पर जो ध्वज का प्रदर्शन किया जाता है ये ध्वज संहिता 2002 के तहत, इससे पहले ऐसा नहीं किया जाता था। तो हम लोगों को ये भी याद रखना है कि ध्वज संहिता 2002 के अनुसार निजी संस्थान पर ध्वज फहराने का अधिकार है। इसके अलावा याद रखना है कि जनवरी 2004 में एससी यानी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका की अध्यक्षता BN खड़े कर रहे थे, उस समय आर्टिकल यानी अनुच्छेद 19(1)(अ) के तहत जो है नागरिकों को मूल अधिकार दिया गया, जिसके तहत वो राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। तो ये भी याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो याद रखना अनुच्छेद 19(1)(अ) के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2004 में, जिसकी अध्यक्षता BN खड़े कर रहे थे, उस समय राष्ट्रीय ध्वज को आम नागरिकों को फहराने का भी मूल अधिकार मिल गया। तो यहाँ से भी मूल अधिकार से संबंधित जब प्रश्न आवे तो इसको ध्यान में रखना है। और निजी संस्था पर ध्वज फहराने की बात आवे 2002 को याद रखना है। इसके अलावा सबसे पहला प्रदर्शन जो है वो ध्वज का 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को किया गया था। तो यहाँ से भी याद रखना है कि 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि में सबसे पहले ध्वज को फहराया गया था। इसके अलावा हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय शोक, एक चीज़ें होती है राष्ट्रीय शोक। तो राष्ट्रीय शोक क्या होता है? राष्ट्रीय शोक एक ऐसा शोक है जिसमें कि तिरंगा झंडा को कुछ दिनों के लिए झुका दिया जाता है, यानी तिरंगा का झुकना ही राष्ट्रीय शोक कहलाता है। ये होता है तब जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति कोई जब पद पर होते हैं और जब वो मर जाते हैं तो 12 दिन के लिए तिरंगा को झुका दिया जाता है, इसको राष्ट्रीय शोक बोला जाता है। लेकिन जब वही भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं या भूतपूर्व प्रधानमंत्री होते हैं या भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हैं तो इस स्थिति में 7 दिनों के लिए ही राष्ट्रीय झंडा को झुकाया जाता है। तो यहाँ से 2 बातें याद रखना है कि जब पद पर हो तो 12 दिन और पद पर नहीं है तो 7 दिन के लिए झुकाया जाता है। इसके अलावा है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में गाया जाता है। और इसको लिखा था किसने? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने। रविंद्रनाथ ठाकुर ने ही राष्ट्रीय गान जनमन को लिखा था। इन्होंने, देखिए यहाँ से समझना है कि 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में इन्होंने इसको भारत भाग्य विधाता के नाम से लिखा था, यानी भारत भाग्य विधाता के नाम से तत्वबोधिनी में रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था जनगण मन को। और इसके बाद आ जाइए यहाँ पर, इसको 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय गान गण को संविधान सभा द्वारा कब राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा
1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसे अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया। और 27 दिसंबर 1911 को सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन में, यानी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहले गाया गया था, जिसमें कि अध्यक्ष विशन नारायण दत्त थे। तो प्रश्न ये भी बनता है कि राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसका कि अध्यक्ष विशन नारायण दत्त थे। इसके अलावा है कि राष्ट्रीय गान को गाने का समय क्या है, तो राष्ट्रीय गान को गाने का समय 52 सेकंड है और संक्षिप्त में गाने का समय 20 सेकंड है। संक्षिप्त में गाने का मतलब ये है कि ऊपर की पंक्तियों और नीचे की पंक्तियों को 20 सेकंड में गाया जाता है, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में जाना जाता है और ये बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। कहाँ से लिया गया, तो उनके ही उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, इसको याद रखना। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया, यानी वंदे मातरम को, जैसे हम लोग जाने कि राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। इसके जस्ट 2 दिन के बाद यानी 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को जो है वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। इसके अलावा सर्वप्रथम 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में, यानी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, याद रखिए कि ये भी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में है, ये भी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ये 1911 में था, ये 1896 में है। 1911 और 1896 दोनों को याद रखना है। कलकत्ता अधिवेशन में जिसके अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे, तो उस समय इसको सर्वप्रथम गाया गया था। और इसके गायन का जो समय है वो है 1 मिनट 5 सेकंड, जबकि राष्ट्रगान को गाने का समय 52 सेकंड है। तो याद रखना है राष्ट्रगान 52 सेकंड और राष्ट्रगीत जो है वो 1 मिनट 5 सेकंड। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि संसद का जब सदन शुरू होता है तो जनगण मन से शुरू होता है। याद रखना है कि संसद का जब शुरू होता है तो राष्ट्रगान से शुरू होता है और समाप्त होता है तो राष्ट्रीय गीत से शुरू होता है, यानी जनगण मन से शुरू होता है और जो है वो वंदे मातरम पर जाकर के उसको समाप्त किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा कुछ जैसे राष्ट्रीय कैलेंडर है, राष्ट्रीय चिन्ह, इसके बारे में भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं बाद में।